ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म टीमू। ई कॉमर्स दिग्गज के यूटेस में सूचीबद्ध शेयर मंगलवार को 13% से अधिक गिरे, जब उसने लगभग 50% मुनाफे में कमी की रिपोर्ट दी। हाल ही में लागू हुई अमेरिकी व्यापार नीतियों ने उसके अपने देश में उसकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। शियान। अमेरिका में खरीदारों की गतिविधि में गिरावट देखी जा रही है, जो चीनी आयात पर हाल ही में लगाए गए टैरिफ के बीच आई है। चीन ने वर्षों तक अमेरिका को बेवकूफ बनाया। यह अमेरिका को उसके ही घर में हरा रहा था, जिससे उसे अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। बदला पूरा हो चुका है, जिससे ड्रैगन को इतनी गहरी चोट लगी है कि वह सालों तक रक्तस्राव करेगा। कुछ वर्ष पूर्व द्रुत विकसित हो रही दो ऑनलाइन दिग्गज कंपनियों टेमू और शियान ने अमेरिका को मूर्ख बनाकर लाखों अरबों बचाने का प्रतिभाशाली उपाय खोजा। यह चीन के लिए वरदान था, लेकिन अमेरिका के लिए एक बुरा सपना, जिसने अमेरिकी व्यवसायों को एकाएक तबाह कर दिया। इसी समय अमेरिकी सरकार ने कहा, अब बस करो। एक शक्तिशाली कार्यकारी आदेश से वॉशिंगटन ने उस छेद को बंद कर दिया, जिससे ये कंपनियां देश में ड्यूटी फ्री सस्ते आयातों की बाढ़ ला रही थी। इस असर से सिर्फ 2 महीनों में टेमू के दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता 52% और शियान के 25% गिर गए। तो आखिर वह लूपहोल क्या था जिसका चीनी कंपनियों ने फायदा उठाया, और इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान कैसे हुआ? लेकिन जैसा कि आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया है, सीसीपी को यह विषय बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और उनके बॉट्स इसे एल्गोरिदम में दबाने की कोशिश कर सकते हैं। आप लाइक बटन दबाकर हमें इसका मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। यह सब एक ऐसे विचार से शुरू हुआ जो खुद रिटेल जितना पुराना है, दूसरों से सस्ता सामान बेचना। टेमू ने सितंबर 2022 में चीन की पीडीडी होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी के रूप में शुरुआत की। टेमू ने पारंपरिक रिटेलर्स के विपरीत अमेरिकी खरीदारों को सीधे चीनी निर्माताओं से जोड़ा, जिसे क्रॉस बॉर्डर डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री मॉडल कहा जाता है। सरल शब्दों में यह एक व्यापार रणनीति है, जिसमें एक देश की उत्पादन इकाई से वस्तुएं सीधे दूसरे देश के अंतिम उपभोक्ता को भेजी जाती हैं। ये एक गेम चेंजर था, लेकिन क्यों? यह पारंपरिक बिचौलियों जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेता और स्थानीय अमेरिकी वेयरहाउस को हटाने से चीनी आयात सस्ता हो गया। परिणाम, अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक कम कीमतें। 2023 के अंत तक टेमू अमेरिका में एक लोकप्रिय नाम बन गया था। यह सिर्फ अमेरिका में ही 100 मिलियन से ज्यादा सक्रिय उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया, और पूरी दुनिया में इसके लगभग 420 मिलियन मासिक वेबसाइट विजिट्स थे। ये हर जगह था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर भारी मार्केटिंग खर्च किया गया। इंडस्ट्री ट्रैकर्स के अनुसार टेमू 2023 और 2024 की शुरुआत में यूएस ऐप स्टोर में टॉप शॉपिंग ऐप बन गया। शियान को शुरुआत में बढ़त मिली थी। 2008 में चीन में स्थापित शियान तामू के अस्तित्व में आने से पहले ही अल्ट्रा फास्ट फैशन का राजा बन चुका था। शियान ने मौसमी लाइनों के बजाय रोजाना नए आइटम डिजाइन करने के लिए रियल टाइम डेटा का उपयोग किया। चीन की फैक्ट्रियों से यह सीधे दुनिया भर में भेजा जाता था। 2023 तक शियान विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन फैशन रिटेलर बन गया था। अमेरिका में इसका फास्ट फैशन बिक्री पर बहुत बड़ा नियंत्रण था, खासकर जेन जेड के बीच। इसका ऐप 2022 और 2023 में डाउनलोड चार्ट्स पर छाया रहा। अमेरिका में इन कंपनियों की सफलता के पीछे एक ऐसा छेद था जिसका उन्होंने चुपचाप लाभ उठाया और अपने अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों को मात दे दी। यह और कोई नहीं बल्कि डी मिनिमिस छेद था। अमेरिकी कानून के अनुसार $800 से कम मूल्य के एकल आयातित पैकेज को आयात शुल्क या कस्टम जांच की आवश्यकता नहीं होती है। डी मिनिमिस नियम का मूल उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना और उत्पादों को विशेष शुल्क लाभ के लिए पात्र बनाना था। इसने पर्यटकों को दूसरे देशों से सामान खरीदकर बिना आयात शुल्क के अमेरिका लाने की सुविधा दी। शुरुआत में यह सीमा $200 थी, लेकिन 2016 में बढ़ाकर $800 कर दी गई। यह नियम कम मूल्य वाले विदेशी उत्पादों के लिए कागजी कार्रवाई और लागत को कम करके व्यवसायों की मदद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन टेमू और शियान की कुछ और ही योजनाएं थीं। उन्होंने इस छोटे से नियम को अपने पूरे व्यापार मॉडल में बदल दिया। जब भी हम दिखाते हैं कि चीन कैसे अमेरिका का फायदा उठा रहा है, ये वीडियो एल्गोरिदम में दब जाते हैं। अगर आपको लगता है यह कहानी महत्वपूर्ण है, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, खासकर उन लोगों तक जो अभी भी टेमू पर शॉपिंग कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका के गोदामों में प्रोडक्ट्स रखने और टैरिफ चुकाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सस्ते सामान को लाखों छोटे पैकेजों में चीनी फैक्ट्रियों से सीधे आपके दरवाजे तक भेजा। ग्राहकों को यह काफी पसंद आया।
$3 की टी शर्ट, $2 की बालियां और $5 के स्नीकर्स को भला कौन नापसंद करेगा। चीनी कंपनियों टेमू और शियान ने सस्ते उत्पादन, शिपिंग और मजबूत डिजिटल मार्केटिंग का लाभ उठाते हुए अमेरिकी ई कॉमर्स बाजार में प्रवेश किया है। अमेरिकी टैरिफ से बचकर इन कंपनियों ने लागत में जबरदस्त कटौती की। अमेरिकी रिटेलर्स जो थोक में आयात करके टैरिफ चुकाते थे, वे कीमत में मुकाबला नहीं कर पाए। यह एक विशाल पैमाने पर साइड चैनल था, कोई छोटा मोटा नहीं। 2024 तक डिमिनिमस नियम के तहत अमेरिका में करीब 1.36 अरब शिपमेंट आईं, जिनकी कुल अनुमानित मूल्य लगभग $66 अरब था। लगभग आधे पैकेज चीन या हांगकांग से आए थे। टेमू और शियान सबसे बड़े उपयोगकर्ता थे। अमेरिकी कस्टम अधिकारियों के अनुसार ये कंपनियां डी मिनिमस के तहत आने वाले सभी दैनिक पैकेजों का करीब 30% हिस्सा संभालती थीं। अमेरिकी रिटेल उद्योग के आलोचकों ने इसे अनुचित लाभ बताते हुए नाराजगी जताई। अमेरिकी विक्रेता थोक में आयात करते हैं और उन्हें शुल्क चुकाना पड़ता है, गोदाम बनाए रखने पड़ते हैं, कस्टम्स के कागजात संभालने पड़ते हैं और फिर भी उन्हें चीन से बिना किसी शुल्क के सीधे भेजी गई $4 की शर्ट से मुकाबला करना पड़ता है। आप पूछ सकते हैं, अमेरिकी विक्रेताओं ने टेमू और शियान की तरह लाखों पैकेज क्यों नहीं मंगवाए? वे चीन की सस्ती मजदूरी, सब्सिडी वाला शिपिंग और फैक्ट्री सुविधाओं के अभाव में ऐसा नहीं कर सके। छोटे पैकेजों को मुनाफे से भेजने के लिए सीधी सप्लाई चेन अनिवार्य है। रिटेल व्यापार समूहों ने वॉशिंगटन में इस खामी को बंद करने के लिए जोरदार लॉबिंग की। सस्ते चीनी आयात ने अमेरिकी निर्माण क्षेत्र, विशेषकर वस्त्र और कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया। इसका प्रभाव विनाशकारी रहा। उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 तक 18 अमेरिकी वस्त्र कारखाने बंद हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 तक अमेरिका के 28 वस्त्र और परिधान कारखाने बंद हो चुके थे। उद्योग समूहों और सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक ये बंद होने सीधे तौर पर चीन से आ रहे सस्ते कपड़ों की बाढ़ से जुड़े थे, जो ज्यादातर शियान और टेमू जैसे ई कॉमर्स दिग्गजों के जरिए बिक रहे थे। 2024 में अमेरिका में चीनी परिधान आयात $16.7 अरब था, जो अमेरिका के कुल परिधान आयात का 21% था। सस्ते आयातों की अधिकता से अमेरिकी वस्त्र उद्योग को, विशेषकर दक्षिण पूर्व में जहां अधिकतर फैक्ट्रियां थीं, गहरा नुकसान पहुंचा। अमेरिकी नियामकों और नीति निर्माताओं के अनुसार सस्ते और शुल्क मुक्त आयात की यह लहर न सिर्फ शियान और टेमू की समझदारी भरी व्यापारिक चाल थी, बल्कि यह व्यापार कानूनों की खामियों का उदाहरण भी था, जो अमेरिकी श्रमिकों और निर्माताओं को नुकसान पहुंचाती हैं। ई कॉमर्स के अलावा इसका एक और भी गहरा पहलू था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि डिमिनिमिस प्रणाली के कारण नकली सामान, असुरक्षित उत्पाद और अवैध ड्रग्स का पता लगाना कठिन हो गया है। 2023 में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने चेताया था कि इस नियम का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे कस्टम स्क्रीनिंग पर बोझ बढ़ा है। अमेरिकी सरकार ने इस समस्या को लेकर जागरूक होना शुरू किया। 2023 और 2024 तक कांग्रेस की सुनवाइयों में चीनी ऑनलाइन विक्रेताओं से आने वाली इन छोटी मूल्य की शिपमेंट्स में भारी बढ़ोतरी के बारे में गवाही दी गई। कानून निर्माताओं ने इसे अमेरिकी व्यापार कानून का दुरुपयोग बताया, जिससे घरेलू व्यवसायों को नुकसान हुआ और उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। टेमू और शियान ने लाखों अमेरिकी सस्ते सामान खोजने वालों को खुश करते हुए राजनीतिक दबाव भी बनाया, जो अंततः फूट पड़ा। एक चालाक व्यापारिक तरकीब अब एक जिम्मेदारी बनने वाली थी, परंतु जैसा हम देखेंगे, यह रणनीति एक कानूनी खामी पर टिकी थी, जिससे यह किसी भी राजनेता के एक हस्ताक्षर से खतरे में पड़ सकती थी। और ऐसा हुआ भी। 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो चीन के साथ सख्त व्यापार की वादा करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे, ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसने सब कुछ बदल दिया। इस आदेश ने चीन और हांगकांग से आने वाले सभी आयातों के लिए डी मिनिमिस छूट खत्म कर दी। इसका मतलब था कि चीन और हांगकांग से आने वाले सस्ते पैकेजों पर भी अब कस्टम शुल्क लगेगा। यह सिर्फ अमेरिकी व्यवसायों के लिए समानता लाने की बात नहीं थी। व्हाइट हाउस के अनुसार यह 2 बड़े मुद्दों को हल करने का एक आवश्यक कदम था। उन्होंने अमेरिका में सिंथेटिक ओपियोइड संकट के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी अधिकारियों ने कम मूल्य वाले चैनलों से भेजे गए अवैध फेंटानिल प्रीकर्सर्स का पता लगाया है। इस खामी को बंद करने का उद्देश्य तस्करों के लिए बिना जांच के सामान भेजना कठिन करना था। प्रशासन का कहना है कि यह नियम बदलाव चीनी कंपनियों द्वारा अमेरिकी बाजार में सस्ते सामान से भराव के कारण व्यापार असंतुलन से निपटने के लिए आवश्यक था। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा में स्पष्ट किया कि अब अमेरिका चीन को अपने कामगारों और व्यवसायों के साथ धोखाधड़ी करने नहीं देगा।
नई नीति 2 मई 2025 से प्रभावी। अब से चीन या हांगकांग से $800 से कम की किसी भी शिपमेंट पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। हर पार्सल को बड़े वाणिज्यिक आयात की तरह माना जाएगा और नए टैरिफ छोटे नहीं थे। यूएस पोस्टल सर्विस द्वारा डिलीवर किए गए छोटे पैकेजों पर 30% टैरिफ या कम से कम $25 का तत्काल शुल्क लगाया गया, जो जून में बढ़कर $50 हो गया। निजी कंपनियों द्वारा भेजी गई शिपमेंट्स पर 145% तक का आयात शुल्क लगता था, जो कुछ चीनी सामानों पर लागू होता था। यह टेमू और शियान के मुख्य व्यापार मॉडल पर सीधा प्रभाव था, क्योंकि अब वे कर बचाने हेतु शिपमेंट को लाखों छोटे पैकेजों में विभाजित नहीं कर सकते थे। विचार सरल था। विदेशी विक्रेताओं को अमेरिका में प्रतिस्पर्धा के लिए समान नियमों का पालन करना होगा। आलोचक और समर्थक इस पर सहमत थे। यह दशकों में सीमा पार ई कॉमर्स नियमों में सबसे बड़ा बदलाव था, जिस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कार्रवाई के समर्थकों ने कहा कि यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। रिटेल समूहों ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे निष्पक्षता और अमेरिकी रोजगार के लिए जीत करार दिया। सुधारों का दबाव डालने वाले सांसदों ने कहा कि अब अमेरिकी कस्टम्स को देश में आने वाली वस्तुओं की जांच और नियंत्रण का अधिकार मिल रहा है। दूसरी ओर विरोधियों ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमतें और लंबा शिपिंग समय झेलना पड़ेगा। टेमू और शियान को तत्काल प्रतिक्रिया देनी पड़ी, जिसके परिणाम कुछ ही सप्ताह में दिखाई दिए। टेमू और शियान ने अमेरिकी बाजार में अपनी प्रमुख प्रतिस्पर्धी स्थिति एक ही रात में गंवा दी। ऐप विश्लेषकों के अनुसार मई 2025 में टेमू के दैनिक अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च 2025 की तुलना में लगभग 58% गिर गई। यह उसके दैनिक ट्रैफिक का आधे से अधिक हिस्सा है, जो कुछ हफ्तों में गायब हो गया। टेमू ने जवाब देने में देर नहीं की। उसने तुरंत अमेरिकी विज्ञापन खर्च को कम किया। 10,000 से ज्यादा नियोजित अमेरिकी विज्ञापन अभियानों को रद्द किया, मार्केटिंग बजट में कटौती की और बड़े सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर अभियान भी वापस लिए, जिन्होंने उसकी जबरदस्त वृद्धि को बढ़ावा दिया था। टेमू ने न केवल दाम बढ़ाकर और शिपिंग धीमी करके, बल्कि अपनी पूरी डिलीवरी प्रणाली को बदलकर भी बदलाव किया। टेमू ने घोषणा की कि वह चीन की फैक्ट्रियों से सीधे भेजने के बजाय अब एक स्थानीय फुलफिलमेंट मॉडल अपनाएगा। इसका मतलब था कि वह सप्लायर्स को सामान अमेरिकी वेयर हाउस में भेजने को कहेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पहले चुकानी होगी और फिर अमेरिकी ग्राहकों को बेचेगा। पीडीडी होल्डिंग्स, जो टेमू की पेरेंट कंपनी है, ने मई 2025 की अर्निंग्स कॉल में माना कि टैरिफ्स उनके मार्जिन और अमेरिका में ग्रोथ पर काफी दबाव डाल रहे हैं। शियान को भी बड़ा झटका लगा, पर उसकी गिरावट टेमू से कम थी। इंडस्ट्री डेटा के अनुसार अमेरिका में शियान के डेली एक्टिव यूजर्स मार्च से मई 2025 के बीच लगभग 25% गिर गए। शियान ने कार्रवाई से पहले ही शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में विविधता लाना शुरू कर दिया था, जिससे झटका कम हुआ। फिर भी कंपनी ने उसी अवधि में अमेरिका में अपने मार्केटिंग खर्चों में करीब 70% की कटौती की। उसे अमेरिकी ग्राहकों के लिए दाम बढ़ाने पड़े, जिससे वह लंबे समय से बचता आ रहा था। अप्रैल 2025 में शियान ने घोषणा की कि नए टैरिफ और शिपिंग लागत के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी। ये बदलाव महीने के अंत में डी मिनिमिस छूट पर प्रतिबंध लागू होने से ठीक पहले प्रभावी हुए। ग्राहकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर बढ़ी हुई कीमतों की शिकायतें आने लगीं। कई वफादार उपयोगकर्ता जो $30 या कम में पूरा आउटफिट खरीदते थे, अन्य विकल्प ढूंढने लगे। शियान के नेतृत्व ने निवेशकों से कहा कि कंपनी अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान देगी, हालांकि इससे अमेरिका में वृद्धि धीमी होगी। इसलिए दोनों कंपनियों को अचानक अपनी अमेरिकी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। हालांकि दोनों ने अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने संचालन को कम करना पड़ा और शुरू से ही रणनीति बनानी पड़ी। नतीजा साफ था, टैरिफ की सख्ती बिल्कुल वैसे ही काम आई जैसा इरादा था। इससे वह लागत लाभ समाप्त हो गया जो टेमू और शियान अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों को हराने के लिए करते थे। चीनी कंपनियों के लिए नियमों की खामियों का फायदा उठाना आम बात है। वे यह बहुत समय से कर रहे हैं और मेक्सिको इसका केंद्र बन गया है। 2018 में अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद चीन ने रणनीति बदलकर ड्यूटी बचाने और व्यापार खामियों का फायदा उठाने के लिए मेक्सिको को बैकडोर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। मेक्सिको का चयन यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट USMCA के कारण किया गया है। यह व्यापार समझौता
जो 2020 में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को बदल गया, मेक्सिको में निर्मित अधिकांश सामानों को अमेरिका में बिना या न्यूनतम टैरिफ के प्रवेश की अनुमति देता है। यूएसएमसीए का उद्देश्य व्यापार का आधुनिकीकरण, श्रम एवं पर्यावरण नियमों को सुदृढ़ करना और डिजिटल उत्पादों की सुरक्षा में सुधार करना था। इससे टैरिफ फ्री व्यापार के लिए उत्तरी अमेरिका में अधिक ऑटो पार्ट्स के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। नाफ्टा ने अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया, परंतु चीनी कंपनियों ने इसका लाभ उठाया। मेक्सिको में उत्पादों को असेंबल या फिनिश करके वे कानूनी रूप से मेड इन मेक्सिको का लेबल लगाकर उन्हें अमेरिका भेज सकते हैं, जिससे चीनी वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ से बचा जा सकता है। एक मुख्य तरीका है कंपोनेंट शिपिंग। कंपनियां चीन से अर्धनिर्मित पुर्जे मेक्सिको भेजती हैं, जहां उन्हें असेंबल या रिपैकेज किया जाता है। उसके बाद वे उत्तर में अमेरिका की सीमा की ओर भेज दिए जाते हैं। हाफुसान इंडस्ट्रियल पार्क, जो टेक्सास से लगभग 125 मील दक्षिण में स्थित है, इस रणनीति का एक प्रमुख केंद्र है। यह स्थान चीनी कंपनियों का एक केंद्र बन गया है। 2025 तक 20 से अधिक चीनी कंपनियां यहां थीं और 20 अन्य आने वाली थीं, जिससे चीनी निवेश में 1.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। और यह कोई छोटी प्रवृत्ति नहीं है, यह व्यापार प्रवाह में एक बड़ा बदलाव है। 2018 में अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू होने के बाद मेक्सिको में चीन का निवेश काफी बढ़ गया है। 2025 तक मेक्सिको में 400 से ज्यादा चीनी मालिकाना हक वाले कारखाने थे, जिन्होंने 1,35,000 से अधिक रोजगार सृजित किए। इस परिवर्तन ने अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापारिक संतुलन बदल दिया है। अमेरिका का मेक्सिको के साथ व्यापार घाटा 2018 में 78 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 तक 172 अरब डॉलर हो गया। विश्लेषकों के अनुसार मेक्सिको से होकर चीनी सामानों को अमेरिका भेजने की वजह से आयात में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सीधे टैरिफ से बचा जा सके। वहीं मेक्सिको भी चीन से काफी सामान आयात करता है। मार्च 2025 में मेक्सिको ने चीन से डॉलर 9.67 अरब का आयात किया, लेकिन चीन को केवल डॉलर 73.1 करोड़ का निर्यात किया। सिर्फ एक महीने में मेक्सिको का चीन के साथ 8.94 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो गया। अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? 2025 तक अमेरिकी सरकार को लगा कि अब काफी हो चुका है। फरवरी 2025 में अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा से आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया, सिवाय कनाडाई तेल और ऊर्जा निर्यात पर 10% टैरिफ लगाया गया। आधिकारिक तौर पर इसका कारण सिर्फ व्यापार से बचाव नहीं था, बल्कि प्रवास और फेंटानियल तस्करी जैसी समस्याएं भी थीं। परंतु टैरिफ का उद्देश्य उन खामियों को बंद करना था जिनका चीनी कंपनियां लाभ उठा रही थीं। अमेरिका के दबाव में मेक्सिको ने भी स्टील, वस्त्र, जूते और कुछ ऑटो पार्ट्स जैसे चीनी सामानों पर टैरिफ लगाना प्रारंभ किया। तो क्या अमेरिका ने ट्रेड वॉर जीत ली है? देखकर तो ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो पूरी तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। इस सख्ती का व्यापक असर न केवल 2 कंपनियों पर, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, उपभोक्ताओं और वैश्विक व्यापार पर भी पड़ा। चलिए सबसे साफ बदलाव से शुरू करते हैं, जो है अमेरिकी खरीदारों के लिए बढ़ती कीमतें। इस नियम में बदलाव से पहले अमेरिकी उपभोक्ता कपड़े, गैजेट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स सीधे चीनी फैक्ट्रियों से मंगवा सकते थे, वो भी बिना किसी आयात करके। इसी वजह से आप टेमू और शियान पर $3 की शर्ट, $2 के फोन कवर और $5 के जूते पा सकते थे। छूट हटते ही चीन और हांगकांग से आने वाले हर पैकेज पर कस्टम ड्यूटी लगने लगी। इसका मतलब था कि वे बेहद सस्ते दाम अब खत्म हो गए थे। तेमू और शियान को या तो लागतें स्वयं वहन करनी पड़ती, जिससे उनका लाभ नष्ट हो जाता, या फिर ये लागतें उपभोक्ताओं पर डालनी पड़ती। इसके फलस्वरूप अमेरिकी खरीदारों ने दोनों प्लेटफार्मों पर शीघ्र ही काफी ऊंची कीमतें देखनी शुरू कर दी। ज्यादा लागत के अलावा शिपिंग का समय भी बढ़ गया। सीधे ड्रॉप शिपिंग के बिना विक्रेताओं को अमेरिकी घरों तक उत्पाद पहुंचाने से पहले कस्टम्स जांच, थोक आयात और स्थानीय वेयर हाउसिंग से गुजरना पड़ता था। चीन से पैकेज पाने में 7 से 10 दिन लगते थे। यह बदलाव खासकर निम्न आय वाले खरीदारों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। कई कम बजट वाले अमेरिकियों के लिए टेमू और शियान सस्ते कपड़ों, घरेलू सामान और निजी वस्तुओं के लिए जीवन रेखा साबित हुए। उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इस छूट को हटाना एक प्रतिगामी कर है, जिससे कम आय वाले उपभोक्ताओं पर कीमतों में वृद्धि का असर अधिक पड़ेगा। हालांकि यह सबके लिए बुरी खबर नहीं थी। अमेरिकी घरेलू खुदरा विक्रेता सबसे बड़े लाभार्थियों में से थे। कई वर्षों तक अमेरिकी कपड़ा ब्रांड, डिस्काउंट चेन और ऑनलाइन
विक्रेता शिकायत करते रहे कि वे चीन से आने वाले शुल्क मुक्त आयात की बाट से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उन्हें टैरिफ चुकाने, गोदामों का प्रबंधन और अमेरिकी श्रम व सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता था, जबकि टेमू और शियान इन लागतों से बच जाते थे। व्हाइट हाउस ने चीन के लिए डी मिनिमिस छूट समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के मैदान को बराबर कर दिया है। रिटेल विश्लेषकों के अनुसार कई अमेरिकी डिस्काउंट और फास्ट फैशन रिटेलर्स को तुरंत संभावित लाभ दिखाई दिया। निवेश विश्लेषकों का मानना है कि वॉलमार्ट, टारगेट और ओल्ड नेवी जैसे प्रमुख अमेरिकी रिटेलर्स को लाभ मिल सकता है, क्योंकि ग्राहक फिर से स्थानीय स्टोर्स पर वापस आ रहे हैं। कार्रवाई के समर्थकों ने तर्क दिया कि शियान जैसी कंपनियों को अन्य देशों में उत्पादन स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करके अमेरिका चीनी विनिर्माण पर निर्भरता कम कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है, लेकिन इसका एक बड़ा भू राजनीतिक नुकसान भी था। यह कार्रवाई ऐसे ही नहीं हुई थी। चीन ने इसे सीधे आर्थिक हमले के रूप में देखा। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के जवाब में बीजिंग ने चीन में प्रवेश करने वाले अमेरिकी सामानों पर नए प्रतिशोधी शुल्कों की घोषणा की। इस कदम से व्यापारिक तनाव बढ़ने और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए व्यापार युद्ध की आशंका जागृत हो गई। व्यापार समूहों ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका और चीन समझौता नहीं कर पाते हैं तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा, जिससे प्रशांत महासागर के दोनों तरफ निर्माता, किसान और उपभोक्ता प्रभावित होंगे। मई 2025 में दोनों सरकारों को वार्ता की मेज पर लौटना पड़ा। बढ़ते टैरिफ और आर्थिक नुकसान के जोखिम से निपटने के लिए उन्होंने एक अंतरिम समझौता किया। 14 मई 2025 को अमेरिका ने कई चीनी आयातों पर टैरिफ 145% से घटाकर 90 दिनों के लिए 30% करने पर सहमति जताई, जबकि चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने प्रतिशोधी शुल्क कम कर दिए। हालांकि यह युद्ध विराम केवल अस्थायी राहत था, परंतु चीन के लिए डिमिनिमिस छूट समाप्त होना ही सबसे महत्वपूर्ण रहा। कम टैरिफ दरों के बावजूद चीन और हांगकांग से $800 से कम के छोटे पार्सलों को अभी भी पूरी कस्टम्स प्रक्रिया और शुल्क चुकानी पड़ती थी। संक्षेप में, पुराने सिस्टम में वापसी नहीं हुई, जिसने टेमू और शियान की अमेरिका में तेजी से वृद्धि को प्रोत्साहित किया था। हालांकि उन्हें भारी नुकसान हुआ था, फिर भी वे जानते थे कि वे अमेरिकी बाजार को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। टेमू की मूल कंपनी पीडीडी होल्डिंग्स ने मई 2025 की अर्निंग्स कॉल में स्पष्ट रूप से बात रखी थी। जवाब में टेमू ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अमेरिकी उपभोक्ताओं को सीधे लाखों छोटे पैकेज भेजने के बजाय टेमू ने अमेरिका में वेयरहाउस बनाने और अपने चीनी सप्लायर्स को अमेरिका में इन्वेंट्री पहले से क्लियर करने की योजना की घोषणा की। इसका मतलब था इंपोर्ट ड्यूटी पहले चुकाना, सामान को अमेरिका में वेयरहाउस करना और ऑर्डर देश के भीतर से पूरा करना। यह टेमू के उस एसेट लाइट ड्रॉप शिपिंग मॉडल से एक बड़ा बदलाव था, जिसका इस्तेमाल उसने अमेरिकी प्रतियोगियों को हराने के लिए किया था। चीनी ई कॉमर्स दिग्गज ऑनलाइन विज्ञापनों के सबसे बड़े खरीदारों में रहा है, जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम को अभूतपूर्व प्रचार से भर दिया था। परंतु वह निरंतर चलने वाला विज्ञापन अभियान अब मंद हो रहा है। सेंसर टावर के मुताबिक 2025 की पहली तिमाही में टेमू का मेटा पर अमेरिका में विज्ञापन खर्च सालाना आधार पर 10% कम हो गया। मेटा प्लेटफॉर्म ने टेमू के अमेरिकी मीडिया बजट का 68% लिया, जो 2023-24 के 76% से कम है, जब टेमू का वैश्विक विज्ञापन खर्च करीब $3 अरब था। टेमू ने बदलावों पर टिप्पणी करने से इनकार किया, साथ ही उसके अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की संख्या में भारी गिरावट आई। 2024 में अमेरिका में मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की हिस्सेदारी 30% से घटकर 2025 की पहली तिमाही में 15% रह गई। उसी अवधि में अमेरिका में टेमू के ऐप डाउनलोड 40% गिरने से इसकी आईफोन ऐप स्टोर रैंकिंग शॉपिंग ऐप्स में पहले से 11वें स्थान पर आ गई। यह गिरावट सिर्फ मेटा पर ही नहीं थी। स्मार्टर ई कॉमर्स के माइक रयान के अनुसार टेमू की गूगल शॉपिंग एड इम्प्रेशन शेयर 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच 40% से गिरकर 0 हो गई, जो इसकी गूगल सर्च प्रोडक्ट एड उपस्थिति का एक अच्छा संकेतक है। टेन्यूटी के डेटा के मुताबिक तब से यह 0% पर स्थिर है। एडवी के मुताबिक ट्यूब्यूलर लैब्स की रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल की शुरुआत में टेमू ने अमेरिका में प्रायोजित सभी टिकटॉक वीडियो बंद कर दिए। सोशल मीडिया विज्ञापन इकोसिस्टम पर पड़ने वाले प्रभावों की एक शांत कहानी भी है, जो प्रमुख आंकड़ों से परे है। शियान ने टेमू द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के कारण अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए विज्ञापन खर्च बढ़ाया। टेमू द्वारा अचानक पीछे हटने से ऑनलाइन विज्ञापन उद्योग इसके प्रभाव के लिए तैयार हो रहा है।
बदलावों के बावजूद टेमू ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अब उसका मुख्य विकास बाजार नहीं है। जून 2025 तक टेमू के 90% से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता 405 मिलियन अमेरिका के बाहर थे। यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया उसके नए फोकस बने। इन बाजारों में छोटे मूल्य की चीनी शिपमेंट्स पर कम कस्टम नियम और व्यापार प्रतिबंध थे, जिससे टेमू को कम लागत मॉडल को जारी रखने में मदद मिली। वहीं शियान को एक भिन्न परंतु उतनी ही जटिल परीक्षा से जूझना पड़ा। शियान ने टेमू की तुलना में इस कार्रवाई के लिए बेहतर तैयारी की थी, क्योंकि उसने नए नियमों की घोषणा से पहले ही कदम उठाना शुरू कर दिया था। शियान ने कई सालों से वितरित निर्माण का प्रयोग करके चीन के अलावा वियतनाम, तुर्की और ब्राजील में भी कपड़े बनाए। इसका लक्ष्य शिपिंग खर्च घटाना, चीनी कारखानों पर निर्भरता टालना और परिवर्तनशील व्यापार नियमों के मध्य मार्ग खोजना था। 2025 में टैरिफ सख्ती के बाद शियान ने अपनी योजनाओं को तेज किया। यह सिर्फ अमेरिकी टैरिफ से बचने की बात नहीं थी। शियान ने उत्पादन विविधीकरण से राजनीतिक जोखिम कम किया, सप्लाई चेन बाधाएं घटाईं और नए क्षेत्रों में स्थानीय मांग के अनुरूप ढला। इससे कंपनी को एक चीनी ब्रांड से आगे स्थापित होने में मदद मिली, जो बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इन कदमों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शियान ने निवेशकों को चेताया था कि चीन के बाहर उच्च श्रम लागत और जटिल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के कारण मुनाफे पर दबाव पड़ेगा। इस दौरान शियान ने अमेरिका आधारित वेयरहाउसिंग रणनीतियों का परीक्षण शुरू किया। संक्षेप में दोनों कंपनियों को अपनी अमेरिकी रणनीतियों में बड़े बदलाव करने पड़े। यह टेमू या शियान का अंत नहीं, बल्कि उस युग का अंत था जब वे सस्ते शुल्क मुक्त चीनी सामानों से अमेरिका को भर सकते थे। अमेरिकी खुदरा समूहों ने इस सीमा को कम या समाप्त करने के लिए भारी दबाव डाला। 2024 तक कांग्रेस के एक द्विदलीय विधेयक में विदेशी विक्रेताओं के लिए सीमा को $10 या $50 तक कम करने या कुछ उत्पाद श्रेणियों को पूरी तरह बाहर करने का प्रस्ताव था। जून 2025 तक चीन विशेष कार्रवाई के अलावा कोई राष्ट्रव्यापी बदलाव पारित नहीं हुआ था। वॉशिंगटन में छूट की कमजोरियों पर बहस तेज हो रही थी। यह सिर्फ टेमू और शियान तक सीमित नहीं था। विदेशी विक्रेताओं ने इसी तरीके से अमेरिका में सस्ते सामान की बाढ़ला दी, निरीक्षणों को नजरअंदाज किया और घरेलू व्यवसायों को कीमत में हरा दिया। वहां भी सरकारें निगरानी कर रही थीं। यूरोपीय संघ पहले ही नकली सामान, सुरक्षा और ई-कॉमर्स टैक्स से जुड़े कड़े आयात नियमों पर चर्चा कर रहा था। यह वैश्विक ई-कॉमर्स के लिए एक नया अध्याय है, जिसमें कड़े नियम, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सभी के लिए ऊंचे दांव हैं। समय ही बताएगा यह कैसा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।